नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत आने वाला टॉपिक गर्भावस्था के दौरान जो देखभाल होती है और प्रसव के पश्चात जो प्रिकॉशन और जो देखभाल और जो इलाज लिया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो यदि आप महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। तो प्रसव पूर्व जांच आपको यहाँ देखना है। तो हर प्रसव पूर्व की जांच में खून पेशाब की जांच, रक्तचाप जिसे हम बीपी कहते हैं, वजन और पेट की जांच कराई जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपको IAF की गोलियां और इंजेक्शन टेटनस के, जो कि TT इंजेक्शन के नाम से जाने जाते हैं, वो 2 टीके लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। और अगर ज़रूरत हो तो आपको यह कहा जाता है कि चिकित्सक की सलाह ली जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रसव पूर्व की जांच के अंतर्गत आती हैं। तो जिसमें आपको कौन कौन सी जांचें की जाती हैं, जिसमें खून पेशाब की जांच की जाती है, रक्तचाप किया जाता है और वजन, पेट की जांच कराई जाती है और ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं। और उसके बाद IFA की गोलियां और टिटनेस के इंजेक्शन, तो ये चीज़ें लगाई जाती हैं, दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। फिर रक्त और खून पेशाब की जांच के दौरान यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर नहीं है, इसकी जांच की जाती है। हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्दी पता लगाने और उपचार करने में मदद मिलती है। तो हीमोग्लोबिन की जांच होती है जिससे खून की कमी का पता लगाया जाता है। यदि खून की कमी है तो वो प्रिकॉशन दिए जाते हैं, वो टैबलेट्स, गोलियां दी जाती हैं जिससे खून की बढ़ोतरी हो आपके शरीर में। नहीं तो प्रसव के दौरान जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एल्ब्यूमिन और शुगर का पता लगाना, ये सब सारी चीज़ें आपके बच्चे को बहुत सारी गंभीर स्थितियों से बचा सकता है। तो एल्ब्यूमिन और शुगर, ये सारी चीज़ें भी पहले से हमें पता रहे यदि ये चीज़ें हैं तो प्रसव के दौरान बच्चे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खून की कमी का पता लगाने के लिए सिर्फ क्या करवाना पड़ता है, हीमोग्लोबिन की जांच करवानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए महिला को। यदि अब प्रसव पूर्व जांच में और क्या है, उच्च रक्तचाप का पता लगाने के लिए आपको रक्तचाप की जांच कराएं, BP की जांच कराएं। और हाई BP और आपके बच्चे के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो प्रसव पूर्व जांच में आपका क्या BP आपको देखना चाहिए। और यदि हाई BP है तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है, आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। गर्भावस्था शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच कराना जरूरी है। जब आप गर्भावस्था के दौरान हैं, शिशु की ग्रोथ कैसी है, कैसे शिशु बढ़ रहा है, उस सारी चीज़ों की जानकारी हमें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ टिटनेस का इंजेक्शन दिया जा रहा है जिसे हम TT इंजेक्शन बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान ये दिया जाता है। टिटनेस का 1 महीने के अंतर पर टिटनेस के 2 इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। तो प्रसव पूर्व जो है ये 2 टिटनेस के T1 T2 ये 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं जिससे आपके शरीर में खून की कमी ना हो। तो गर्भावस्था के दौरान लोह तत्व आयरन और फॉलिक एसिड की 100 गोलियां दी जाएंगी आपको। तो ये 100 गोलियां, तो आयरन, लोहे तत्व और फॉलिक एसिड की। गर्भावस्था के 4थे महीने से IAF की 1 गोली रोज हमें लेनी पड़ती, जिसे हम फॉलिक एसिड बोल सकते हैं और आयरन की गोली बोल सकते हैं। अगर आप में खून की कमी है तो आपको 2 गोलियां लेने की सलाह दी जाएगी, एक सुबह और एक शाम। तो ये सारी गोलियां खाने से आपके शिशु को कोई भी बीमारी नहीं होती और वो स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ शिशु के लिए आपको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां की सलाह दी जाती है। कब से? 4थे महीने से। अब गर्भावस्था के दौरान आहार क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, हमारे भोजन में, हमारी मील में कौन कौन सी चीज़ें मिलानी चाहिए, तो ये हम जान लेते हैं।
तो गर्भावस्था के दौरान आपको दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाना जरूरी है। यदि आप दिन में 2 बार खाते थे तो 3 बार, और 3 बार खाते थे तो 4 बार एक अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त मील की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब बच्चा तीसरी तिमाही में होता है तब आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। दूध, दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद लें, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को खाएं। ताज़ा मौसमी फल, सब्जियां खाएं, क्योंकि इनसे विटामिन और खनिज मिलते हैं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दालें प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। हरी साग लोहे तत्व और फॉलिक एसिड से भरपूर होती हैं, तो हरी सब्जियां खाएं, पालक खाएं, और भी बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। मुट्ठी भर 45 ग्राम मूंगफली के दाने, कम से कम 2 कप दाल लेने से शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की दैनिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी, मछली प्रोटीन, विटामिन और लोह तत्व अच्छे स्रोत होते हैं। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं वो अंडा और मछली का उपयोग कर सकते हैं, और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं और दुग्ध उत्पाद खाएं, जिसमें पनीर, छाछ, मठा, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिससे प्रोटीन की मात्रा आपकी पूरी हो जाती है। और भी कई तरह के खाद्य पदार्थों से मिला संतुलित आहार बच्चे की बढ़त में मदद करता है और गर्भवती महिला को खून की कमी नहीं होने देता है। अब जरूरी पोषक तत्वों से भरा जो भोजन होता है उसमें आप यहाँ देख लें, जैसे लोह तत्व के लिए, आयरन की कमी के लिए हरी सब्जियाँ, जिसमें आप ब्रोकली देख रहे हैं यहाँ पे, और पालक देख रहे हैं, मेथी की भाजी देख रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ होती हैं हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, तो उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। छिलके वाले अनाज होते हैं, छिलके वाले अनाज में आप देखेंगे जैसे दालें होती हैं, मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई आपकी, अरहर की दाल हो गई आपकी, तो ये छिलके वाले अनाज कहलाते हैं। जिसमें आप मूंगफली भी देखेंगे, तो ये सब छिलके वाले अनाज लें, दालें लें, सूखे मेवे लें, ड्राई फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, मूंगफली के दाने। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप जो है मांस का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप शाकाहारी हैं तो आप गुड़ और ये अन्य चीज़ों का उपयोग करके आपकी दैनिक ज़रूरतें जो हैं शरीर की वो पूरी कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए क्या करना है, दुग्ध, मिल्क लेना है, मिल्क प्रोडक्ट आपके तिल, बादाम, सोयाबीन का दूध, और सलजम, अंडा, सलजम यानी आपकी जो प्याज होती है वो खाएं, अंडे खाएं, यदि अंडे नहीं खाते हैं तो सोयाबीन का और दूध, सोयाबीन से बना जो उत्पाद होते हैं बहुत सारे वो आप ले सकते हैं। विटामिन के लिए संतरा, गहरी हरी सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला, सब्जियां, मांस, मछली, दूध और सोया प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट जिनमें आपके बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं जो कि आपको अन्य चीज़ों से नहीं मिल पाते हैं। फिर आप बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए पनीर सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। दूध और अन्य दुग्ध डेयरी प्रोडक्ट जो हैं और उनसे मिले जुले अनाज, मूंगफली के दाने बहुत ही अच्छा स्रोत होते हैं किसके, प्रोटीन के। आपने देखा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन में होता है, लेकिन उसे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए सोया चंक्स और सोयाबीन के और भी प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट जिसमें पनीर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, और यदि आप मांसाहारी हैं तो अंडे ले सकते हैं, मांस खा सकते हैं। वसा के लिए आप मक्खन, घी, तेल, मूंगफली के दाने, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने आसपास के इलाके में उगाए जाने वाले स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां और फलों का भी सेवन कर सकते हैं, उनमें भी ये सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, हर बार खाने से पहले, शौच से पहले साबुन का उपयोग करें, हाथ धोएं, नियमित रूप से अपने नाखून काटें, शरीर की साफ सफाई रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बहुत सारे संक्रमण, बहुत सारी चीज़ें आपको बचा सकती हैं ये साफ सफाई।
गर्भावस्था के दौरान आराम, आप रात में 8 घंटे सोएं और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। बाएं करवट लें क्योंकि इससे गर्भावस्था शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि आप जब भी प्रेग्नेंट हैं तो आप बाएं करवट लें। बाएं करवट से क्या होता है, शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है, बच्चे को खून की कमी नहीं होती है। भारी भरकम सामान उठाने व कड़ी मेहनत करने से बचें। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी काम ना करें, काम करें लेकिन भारी भरकम सामान ना उठाएं। काम में अपने ऊपर ज़्यादा जोर ना दें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। जो भारी भरकम जिससे थकान या जो रिस्की काम होते हैं वो किसी और को सौंप दें। हल्के फुल्के काम आप करते रहें, बिल्कुल भी ऐसा ना रहें कि सुस्त रहें, काम करते रहें ताकि आप और आपका बच्चा एक्टिव रहे। पर्याप्त आराम से आपका शारीरिक एवं मानसिक तनाव दूर हो जाता है और गर्भवती और आपको दोनों को अच्छा होता है। ये पारिवारिक सहयोग बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। इससे आप और आपके बच्चे का कनेक्शन मजबूत होता है, सामाजिक और सामुदायिक भावनाएं आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। परिवार का व्यवहार और रवैया खुशी से भरा और उत्साहवर्धक होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। परिवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको स्वस्थ आहार मिले और आप समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। प्रसव पीड़ा शुरू होने या कोई जटिलता होने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर्याप्त धन और वाहन का इंतजाम पहले से ही कर लेना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेनी चाहिए जो कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति होने पर खून दे सके, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में खून की कमी होती है और अक्सर इमरजेंसी के समय खून की पूर्ति नहीं कर पाते। इसलिए पहले से ही 1-2 व्यक्ति, चाहे वो घर के सदस्य रहें या मित्रगण हों, तो 1-2 व्यक्ति के खून की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है। गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत क्या होते हैं? पेट में तेज दर्द होता है, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना और सांस फूलना, योनि से खून लगातार बहते रहना, पैरों में बेहद सूजन होना, दौरे पड़ना जिसमें आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चक्कर आना, मिर्गी आना या इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, बुखार आना। यदि इस प्रकार की कोई भी जटिलता या कोई भी संकेत हैं तो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके संपर्क करें और समय से पहले जो है इलाज करवाएं, जिससे बहुत सारे खतरों से आप आसानी से बच सकते हैं। अब गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जो खतरे के संकेत हैं वो क्या क्या हैं, वो उनको हम देख लेते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो रही है यहाँ जो बताए जा रहे हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। पेशाब में जलन होने पर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना। तेज बुखार या कोई बीमारी है, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में योनि से लगातार यदि खून बहता है, अत्यधिक मितली और उल्टी आना, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले योनि से रिसाव होना, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, हाई बीपी होने पर भी खतरा होता है, बेहोशी या पेट दर्द में ये जानकारी लगने पर भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में योनि से खून बहना, गर्भस्थ शिशु की हरकतों में कमी या हरकत ना होना। कई बार ये होता है कि 1-1, 2-2 दिन भी शिशु जो है कोई हरकत नहीं करता है, तो ऐसे में जो है हमें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। पूरे शरीर में सूजन, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, पूरे शरीर में सूजन और अन्य नज़र धुंधली पड़ना, गर्भावस्था में हाई बीपी का पता चलना, दौरे पड़ना, 9 महीने की गर्भावस्था से पहले प्रसव पीड़ा या रिसाव, 12 घंटे से अत्यधिक रिसाव होना बिना प्रसव पीड़ा के, बदबूदार रिसाव बुखार के साथ या बगैर, 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा होना, पेट में लगातार दर्द होना। तो इन सब चीज़ों का पता चलने पर हमें जो है डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। प्रसव पश्चात देखभाल, तो प्रसव पश्चात बहुत ज़रूरी हो जाती है देखभाल। अब
यह महत्वपूर्ण है कि प्रसव के बाद आप प्रसव केंद्र में कम से कम 48 घंटे रहें, क्योंकि मां और नवजात शिशु में ज़्यादातर जटिलताएं उसी बीच होती हैं। आप और आपके बच्चे को प्रसव के दिन या फिर प्रसव के तीसरे दिन, 7वें दिन या 6वें सप्ताह बाद किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा देखा जाना चाहिए। नवजात शिशु को पहले पोलियो की खुराक तथा हेपेटाइटिस बी और बीसीजी के टीके लगाए जाने चाहिए। आपको प्रसव केंद्र में नाल की देखभाल, बच्चे को गर्म रखें, सांस संबंधी संक्रमण, दस्त, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में भी सलाह दी जाएगी। स्तनपान कराने की जरूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त भोजन और पेय लें, पर्याप्त आराम करें। अगर आप या आपके बच्चे में कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रसव पश्चात देखभाल। प्रसव के बाद समस्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे प्रसव मार्ग में फटन, पेशाब ना कर पाना, पेशाब में जलन, स्तनपान कराने में कठिनाई, पेट के निचले भाग में दर्द। इसमें आपको PHE, आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ संपर्क करना चाहिए। उसके बाद FRU नंबर पर संपर्क करें, या आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जो जिला चिकित्सालय या आप जहां प्रसव की सारी सुविधाएं होती हैं वहां संपर्क करें। किन कारणों में? योनि से बहुत अधिक खून बहना, मलमूत्र को नियंत्रित नहीं कर पाना, योनि से बदबूदार रिसाव होना, सांस लेने में कठिनाई, नज़र धुंधली पड़ना या दौरे पड़ना, बुखार होना, बेहोशी आना, इन सब चीज़ों पर जिला चिकित्सालय हमें पहुंचना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमें संपर्क करना चाहिए। नवजात शिशु की देखभाल के लिए क्या क्या हो सकता है? तो नवजात शिशु की देखभाल के लिए जन्म के तुरंत बाद सूखे व नर्म कपड़े में लपेट देना चाहिए। मौसम के अनुसार अच्छी तरह ढांका और गर्म रखा जाना चाहिए। सिर और पैर ढके होने चाहिए। 48 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तुरंत नहीं नहलाना चाहिए। कितने? 48 घंटे बाद। पहले 24 घंटे में कम से कम एक बार मल और पहले 48 घंटे में कम से कम एक बार मूत्र करना चाहिए नवजात शिशु को। हर बार दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। कई बार डकार ना दिलाने से श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो हर बार मिल्क फीडिंग के बाद जो है डकार दिलाना चाहिए। नाल के ठूंठ और सफाई को सूखा रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी, जिससे बहुत सारे संक्रमण होते हैं, ताकि संक्रमण नहीं फैलें। किसी भी संस्थान में प्रसव कराने का चुनाव करें जहां भी आपको सुविधा हो, और इससे कोई जटिलता होने पर जच्चा बच्चा को समय समय पर क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो नवजात शिशु की ये देखभाल बहुत ही बेसिक है, जिससे बच्चे को संक्रमण और बहुत सारी समस्याओं से हम बचा सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब नवजात शिशु में खतरे के संकेत, यदि इस प्रकार के कोई भी आपको खतरे दिखें तो आप जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे सांस लेने में यदि कठिनाई हो रही है, स्तनपान नहीं कर पा रहा है आपका बच्चा, मल मूत्र त्याग नहीं कर पा रहा है, जो नाल है उसकी ठूंठ लाल हो जाना या उसमें मवाद बनना, ये यदि समस्या आपको दिख रही है, शरीर पर 10 या 10 से अधिक फुंसियां या फोड़े आपको दिख रहे हैं, तो आपको उस स्थिति में भी डॉक्टर से दिखाना है। पीलिया, बुखार, दस्त लगना, बच्चा सुस्त और निष्क्रिय हो, किसी भी प्रकार के आपके लग रहा है कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, आंखों में लाली या संक्रमण दिख रही है, कोई भी नवजात विकृति दिख रही है, कोई भी अंग यदि पूर्ण रूप से नहीं बना या किसी भी प्रकार की विकृति है, तो इस स्थिति में आपको स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। स्तनपान, तो इसमें आपको देखना है कि आप
आपको जल्द से जल्द अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। बेहतर हो कि प्रसव के 1 घंटे के भीतर ही हो, ताकि उसमें ठीक से चूसने की क्षमता विकसित की जा सके। पहले दिन माँ का दूध खीस नवजात के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें पौष्टिक चीज़ें शामिल होती हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे खसरे और सामान्यतः होने वाले संक्रमणों से बचाने वाले तत्वों से भरपूर होता है। तो पहले दिन या जो पहला माँ का दूध होता है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही लाभदायी होता है बच्चे के लिए। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इस अवधि में किसी भी प्रकार की अन्य चीजें जैसे घुट्टी, शहद आदि नहीं दी जानी चाहिए, और बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ही सारी जरूरी चीजें, आवश्यक चीजें होती हैं। बच्चे के मांगने पर ही स्तनपान कराना चाहिए, अत्यधिक स्तनपान भी नहीं कराना चाहिए। जब जरूरत होगी तो बच्चा जो है संकेत करके जो है मांगने पर ही स्तनपान होना चाहिए। तो ये जरूरी चीज हो गई। सिर्फ माँ का दूध पिलाने से नवजात शिशु को दस्त लगने और सांस नली के संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो यदि आप माँ का दूध पिला रहे हैं तो उसमें दस्त लगने जैसी समस्या और श्वास नली में जो संक्रमण होती है उसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। उस अवधि में गर्भ ठहरने की संभावना भी कम होती है। यदि आप बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं तो उस दौरान माँ को गर्भ ठहरने की संभावना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पूरक आहार क्या होते हैं, तो यहाँ आपको आहार देखने हैं कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को और क्या क्या आहार देना चाहिए। तो 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, स्तनपान ही कराना चाहिए। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप ये चीज़ें जैसे चीनी मिले हुए तथा बिना पानी मिलाए दूध में मिलाकर मसली हुई रोटी, भात, ब्रेड या बिस्कुट या घी, तेल डाली हुई गाढ़ी दाल में मीसी हुई रोटी, भात, ब्रेड, घी, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। या दूध में पकाई सेवइयाँ, दलिया, ये बहुत ज़रूरी है। ये शुद्ध और पौष्टिक होता है। दलिया, सेवइयाँ, हलवा, खीर या दूध में पका दलिया, मसले हुए उबले तले हुए आलू या मौसम्बी फल, केला, चीकू, आम, जो भी मौसमी फल चल रहे हैं और आपका बच्चा उसे अच्छे से एडॉप्ट कर रहा है, खा रहा है। अब जरूरी नहीं हर बच्चे को हर फल सूट करे, कौन से फ्रूट्स, कौन से फल उसे सूट कर रहे हैं, किस में वो स्वस्थ रह रहा है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो रही है, तो वो आपको खिलाने पिलाने से समझ में आ जाएगा। जो भी मील उसे बहुत ही अच्छे हेल्दी बना रहे हैं उन मीलों का लगातार सेवन करवाएं। दाल, भात, चपाती, रोटी, ये सारी चीज़ें दें। इसके अलावा लड्डू, बिस्किट, ब्रेड और अन्य पौष्टिक आहार दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल चीज़ें दें। बाजार से खरीदी हुई चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ करनी। 6 से 12 महीने में क्या करना है, माँ का दूध पीता है तो दिन में 3 बार 1-1 कटोरी दें। अगर माँ का दूध नहीं पीता है तो दिन में 5 बार दें। तो ये भोजन यदि माँ का दूध पी रहा है तो 3 बार और नहीं पी रहा है तो कितने बार, 5 बार। फिर उसके बाद 12 से 24 महीने तक दिन में 5 बार 1.5 कटोरी दें। परिवार में बनने वाले भोजन का कुछ हिस्सा शामिल करके बच्चे को आहार में विविधता बढ़ाई जाना चाहिए, जिससे उसे भी खाने में विभिन्नताएं मिले और वो भी सारी चीज़ों को समझे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है, लड़कियों और लड़कों को बराबर मात्रा में भोजन की ज़रूरत होती है। हर बार खिलाने से पहले अपने बच्चे के हाथ को साबुन से धोया जाए, क्योंकि बच्चा वैसे भी खेलता रहता, हाथ गंदे रहते हैं। भोजन के समय बच्चे के साथ बिठा लें ताकि वो सीखे, चीज़ों को एडॉप्ट करे। बच्चे को अलग कटोरे में भोजन दें ताकि सुनिश्चित हो सके कि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिला है और उसे सही मात्रा में भोजन उसने खाया है और वो खाने की कला को भी सीख सके। अब बच्चे के लिए जरूरी टीकाकरण ये बहुत जरूरी हैं, जिनको नहीं पता है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और दैनिक व्यवहार जीवन में भी हमारे लिए जरूरी होता है
कि बच्चे को कब कब टीका लगते हैं, तो आपका जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाएं। जन्म के समय BCG का टीका लगता है। OPV की एक 0 खुराक जिसमें पोलियो की रहती है, जो उसे जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, जिसे 0 खुराक कहा जाता है। और हेपेटाइटिस का 0 टीका, इसे काउंट नहीं किया जाता। तो ये जन्म के समय किए जाने वाले 3 चीज़ें हैं। फिर 6वें सप्ताह में BCG का टीका अगर जन्म के समय ना दिया गया हो तो इसका DPT का पहला टीका, OPV की पहली खुराक और हेपेटाइटिस B का पहला टीका। फिर 10वें सप्ताह में DPT का दूसरा टीका, OPV दूसरी खुराक, हेपेटाइटिस B की दूसरा टीका लगाया जाता। फिर 14वें सप्ताह में भी आपके ये DPT का तीसरा टीका, OPV की तीसरी खुराक और हेपेटाइटिस B का तीसरा टीका। फिर 9वें महीने में खसरा मीजल्स का टीका, विटामिन A की पहली खुराक दी जाती है। 16 से 24 महीने में DPT का पहला बूस्टर, अब यहाँ से बूस्टर टीके लगने लगते हैं, और खसरा का दूसरा टीका लगाया जाता है। OPV बूस्टर खुराक पिलाई जाती है और विटामिन A की दूसरी जो है खुराक पिलाई जाती है। अब 2 से 5 वर्ष के दौरान विटामिन A 6 महीने के अंतर पर तीसरी से 9वीं खुराक, कुल 7 खुराक दी जाती हैं विटामिन A की। 5 वर्ष में DPT का बूस्टर टीका लगाया जाता है। 10 वर्ष में TT जो कि टिटनेस कहलाता है, और 16 वर्ष में टिटनेस का टीका। तो ये सारे जो हैं बच्चे के लिए टीके जरूरी हैं। परिवार नियोजन की सलाह लें। परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं जिससे आप बच्चों में अंतर रख सकें। परिवार नियोजन के लिए आप खुद जागरूक हो सकते हैं या आप सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गर्भवती महिला के लिए बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये इन चीज़ों को देख लें। तो इस वीडियो में आपको गर्भवती महिला की देखभाल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें